हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लांट पैथोलॉजी विद अनीका। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है किंगडम फंजाई की क्लास एस्कोमाइसिटीज़। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्कोमाइसिटीज़ के जनरल करैक्टरिस्टिक, उसकी फ्रूटिंग बॉडी, इसमें सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एस्कोमाइसिटीज़ की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्लास एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को सेक फंजाई भी कहा जाता है। एस्कोमाइसिटीज़ में ज़्यादातर जो फंजाई है वो ज़मीन पर रहती है, लेकिन कुछ जो है वो पानी में भी रहती हैं। एस्कोमाइकोटा फंजाई का सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें 3000 स्पीशीज़ होती हैं। एस्कोमाइसिटीज़ का माइसीलियम सब्सट्रेट हाइफी से बना होता है। एस्कोमाइसिटीज़ को सेक फंजाई भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम, और कभी कभी यूनिसेलुलर होते हैं जैसा कि यीस्ट स्कैरोमाइसिटीज़। ये सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कॉर्पुलस यानी कि डंग पर ग्रो करने वाले होते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ के सेप्टा के अंदर सेंट्रल पोर्स होते हैं जो एडजेसेंट सेल के बीच कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट को अलाउ करते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ में मोस्टाइल स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल नहीं होता। एस्कोमाइसिटीज़ की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोकार्प बनता है जिसमें एलोंगेटेड सेल एस्की होते हैं जो एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अक्सर एस्कोमाइसिटीज़ में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड कोनिडियोफोर होता है जिसमें कोनिडियोफोर की एंड में कोनिडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ये वो फंजाई है जो माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स को स्पेशल एलोंगेटेड सेल या सेक में प्रोड्यूस करती है जिसे एस्काई कहते हैं। स्काई के नाम पर ग्रुप का नाम रखा गया था एस्कोमाइसिटीज़। जैसे ही स्पोर्स एस्कस के अंदर मैच्योर होते हैं, फ्लूइड प्रेशर अंदर बिल्डअप होती है यहाँ तक कि इवेंचुअली टॉप बर्स्ट हो जाता है और वहाँ से स्पोर्स जल्दी रिलीज हो जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ में जो स्पोर्स हैं ना वो 30 सेंटीमीटर तक की दूरी पर शूट आउट हो सकते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ बहुत वेरिड होते हैं। उन्हें फ्रूटिंग बॉडी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो स्काई को बियर करते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा के अंदर जो एस्कस होता है ना वो एक सिक लाइक सेल होता है जिसके अंदर जनरली 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं जो कि फ्री सेल फॉर्मेशन, कैरियोगेमी और मेयोसिस के बाद बनते हैं। एंड जो एस्कोस्पोर्स है ना वो मियोस्पोर्स होते हैं जो एस्कस के अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प जो होता है ना वो स्पोर्स प्रोड्यूसिंग बॉडी जो स्काई कंटेन करता है और इसको एस्कोमा भी कहा जाता है। एस्कोजीनस हाइफी है। एस्कोजीनस हाइफी जो ना स्पेशलाइज हाइफी होती है जो एक या एक से ज़्यादा स्काई को जन्म देती हैं। एस्कोमाइकोटा की जो हाइफी होती है वो ना सेपरेट होती है एक्सेप्ट यीस्ट के। ठीक है, अब देखते हैं कि एस्कोस्पोरोजेनेसिस क्या है। एस्कोस्पोरोजेनेसिस एस्कोस्पोर्स एस्कर्स के अंदर एस्कोस्पोरोजेनेसिस या प्री सेल फॉर्मेशन के प्रोसेस से बनती है। इस प्रोसेस को एस्कोपोरोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइसिटीज़ में फ्रूटिंग बॉडीज़ जो है ना वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनती हैं जिसको एस्कस कहते हैं और हर एस्कस के अंदर यूजुअली 8 स्पोर्स पाए जाते हैं। एंड जो फ्रूटिंग बॉडीज़ एस्कोमाइकोटा में बनती हैं उनको एस्कोकार्प कहते हैं और ये टाइप्स हैं एस्कोकार्प की। फर्स्ट है नेक्ड एस्काई। एस्काई के अंदर कोई कवरिंग नहीं होती। एंड सेकंड है क्लेस्ट्रोथीशियम, ये ग्लूबोस शेप की होती हैं और इसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती। एंड थर्ड है पैराथीशियम, ये जो है ना फ्लास्क लाइक शेप की होती हैं। और फोर्थ है एपोथीशियम। एपोथीशियम जो होती है ना वो कप लाइक शेप की होती हैं। एंड जो एस्काई होती है ना वो एस्कोकार्प की अंदर की लाइनिंग बनाती है। एंड द नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक या एक से ज़्यादा मेथड्स के थ्रू होती है और इसमें 2 कंपैटिबल न्यूक्लियाई एक ही सेल में लाए जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा मेथड्स के थ्रू। और अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड आ जाते हैं। तो नंबर 1 डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1 में 2 मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर जो गैमेटेंजिया होते हैं ना अपनी टिप पर टच करते हैं या एक दूसरे के अराउंड कॉइल होकर फ्यूज हो जाते हैं और जो फ्यूजन सेल होता है ना वो फिर एस्कस के अंदर डेवलप होती है। ठीक है, ज़्यादातर स्पीशीज़ में डाइकैरियोटिक फेज डेवलप नहीं होती।
क्योंकि कैरियोगेमी प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद होती है। यीस्ट में जो यूनिसेलुलर सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, खुद गेमेटेंजिया का रोल अदा करते हैं, और जो जाइगोट होता है ना, वो डायरेक्टली एस्कस में ट्रांसफर हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ज़्यादातर स्पीशीज़ आती है ना, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट यूनिन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट गेमेटेंजिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इन्हें एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया कहा जाता है। और जो स्काई होती है ना, वो एस्कोगोनियम की आउटग्रोथ से डेवलप होती है, जिसे फीमेल गेमेटेंजियम कहा जाता है। और जो मेल न्यूक्लियाई होती है ना, वो एंथ्रीडियम से एस्कोगोनियम तक पोजेस करती है गेमेटेंजिया के फ्यूजन के पॉइंट पर। एंड जो एस्कोगोनियम है वो एक स्पेशलाइज्ड हाइफा ट्राइकोगाइन को बियर करता है, जो मेल न्यूक्लियाई रिसीव करता है। ये प्रोसेस फ्यूजन सेल्स की फॉर्मेशन को इन्वॉल्व नहीं करता और डाइकैरियोटिक स्टेज कैरियोगेमी से पहले कुछ टाइम तक परसिस्ट कर सकता है। अब डिस्कस करते हैं स्टेप नंबर 3। एस्कोमाइसिटीज़ की कुछ स्पीशीज़ में स्पर्मेटाइजेशन का प्रोसेस होता है। स्पर्मेटाइजेशन के प्रोसेस में एक सिंगल मेल सेल जो है वो फीमेल रिसेप्टिव हाइफा से जुड़ता है और अपना न्यूक्लियस उसमें ट्रांसफ़र करता है। मेल न्यूक्लियाई एस्कोगोनियम तक सेप्टल पोर्स के थ्रू माइग्रेट करते हैं, और जो मेल सेल्स होते हैं ना, वो इंसेक्ट्स, विंड या वाटर के ज़रिए रिसेप्टिव फीमेल ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। फंक्शनल मेल गैमेट जो है ना, वो स्पर्मेटियम, माइक्रोकोनेडियम या कोनेडियम हो सकता है। स्पर्मेशिया जो होते हैं ना, वो छोटे स्फेरिकल या एलोंगेटेड यूनिन्यूक्लिएट मेल सेक्स सेल्स होते हैं, जो कि जर्म ट्यूब के जरिए जर्मिनेट नहीं कर सकते। स्पर्मेशिया जो है वो माइसीलियम या स्पेशलाइज्ड स्पोगोनियम में फॉर्म हो सकते हैं। माइक्रोकोनेडिया को माइन्यूट कोनेडिया के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि स्पर्मेशिया की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये माइसीलियम को भी जर्मिनेट करते हैं। कोनेडिया भी स्पर्मेशिया की तरह रिसेप्टिव ऑर्गन से जुड़कर न्यूक्लियाई को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करते हैं, जो कि नंबर 4 है। एस्कोमाइसिटीज़ में जो फोर्थ मेथड है प्लाज्मोगेमी, इसे कभी कभी सोमेटोगेमी भी कहा जाता है। इसमें 2 कंपैटिबल न्यूक्लियाई की अनस्पेशलाइज्ड सोमेटिक हाइफा के साथ फ्यूजन होती है, और जो न्यूक्लियाई होता है वो एस्कोगोनिया तक सेप्टल प्रोफरेशन के ज़रिए माइग्रेट करते हैं। ये प्लाज्मोगेमी का एक तरीका है जो एस्कोगोनियम में ज़्यादातर कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ और ऑर्गेनिजम्स में ये प्रिविलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइसिटीज़। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन या फॉर्मेशन ऑफ क्लेम्डोस्पोर्स या कोनेडिया की फॉर्मेशन होती है, जो कि स्पीशीज़ या एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पीशीज़ कोनेडिया के थ्रू जो है ना, वो प्रोपगेट भी हो सकती हैं और डिसिमिनेट भी हो सकती हैं, और एक ग्रोइंग सीजन में कई जनरेशन्स जो है ना प्रोड्यूस कर सकती हैं। और जो कोनेडिया है वो सोमेटिक हाइफा से या स्पेशलाइज्ड कोनेडियोजीनस सेल्स से निकलती हैं, जो कि हाइफल ब्रांचेस पर होते हैं, जिन्हें कोनेडियोफोर्स कहा जाता है। और कोनेडियोफोर्स की जो शेप और साइज़ है वो डिफरेंट होता है। कुछ शॉर्ट और सिंपल होते हैं, कुछ लॉन्ग और इनडायरेक्टली ब्रांच्ड होते हैं। कुछ स्पीशीज़ में कोनेडिया फोर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं, और कुछ में इनके बीच ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्डर इरिसिफेल्स। इरिसिफेल्स फंजाई का एक ग्रुप है जो कि एस्कोमाइसिटीज़ में आता है, और इसमें आती हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ ऑफ प्लांट्स। और ये कुछ की करेक्टरिस्टिक्स हैं इरिसिफेल्स के। इस ग्रुप की फंजाई जो है ना, वो प्लांट सरफेस के ऊपर वाइट, कॉटनी और पाउडरी ग्रोथ प्रोड्यूस करता है, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि इनको ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है। इरिसिफेल फंजाई जो है ना, एक वाइड रेंज ऑफ होस्ट प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, जैसा कि क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल्स। ये टिपिकली प्लांट्स के स्टोमेटा, स्मॉल ओपनिंग ऑन लीव्स या डायरेक्टली एपिडर्मिस से प्लांट सेल्स के अंदर इंटर करता है। ये फंजाई जो होती है ना, वो कोनेडिया असेक्सुअल स्पोर्स को प्रोड्यूस करती हैं। कोनेडियोफोर्स स्पेशलाइज्ड स्टॉक्स पर होते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ की। पाउडरी मिल्ड्यू जो है ना वो एक फंगल डिजीज़ है जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करती है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ के। पाउडरी मिल्ड्यू के जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर वाइट और कॉटनी ग्रोथ जो होता है ना लीव्स एंड स्टीम्स के ऊपर अपीयर होती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये लीफ है और इस लीफ के ऊपर वाइट कलर की पाउडरी ग्रोथ है और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स हैं ग्रेप्स के, उसके अंदर भी जो है ना पाउडरी ग्रोथ हो गई है। पाउडरी मिल्ड्यू में जो फंगल ग्रोथ होती है लीव्स या स्टीम्स के ऊपर, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं फंजाई के, वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली वो नज़र आ रहे होते हैं। और इसको हम सुपरफिशियल ग्रोथ भी कह सकते हैं कि सुपरफिशियल ग्रोथ जो है ना वो प्लांट सरफेस के ऊपर अपीयर होती है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि वो लिविंग होस्ट के ऊपर ही सर्वाइव कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू की बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि स्पेसिफिक प्लांट होस्ट को ही अफेक्ट करती हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू के जो स्पोर्स होते हैं ना वो विंड बोर्न स्पोर्स होते हैं, वो क्विकली स्प्रेड हो जाते हैं। और जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ होती है ना वो वार्म और ड्राई कंडीशंस में हाई ह्यूमिडिटी के साथ जल्दी फैलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज़ में आ जाती हैं लाइकेंस। लाइकेंस क्या होती हैं चलिए देख लेते हैं इसको भी। लाइकन एक तरह की समबायोटिक एसोसिएशन होती है जो कि फंगस और एक फोटोसिंथेटिक पार्टनर के बीच होती है। लाइकेंस में जो स्पेशलाइज फंगल हाइफा होता है ना वो फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करती है और न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ट्रांसफ़र करती है अपने फंगल पार्टनर को। ये एसोसिएशन एक ड्यूरेबल फंगस और फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करती है जिससे लाइकेंस हार्श क्लाइमेट में इन्वेट कर सकते हैं। ठीक है, लाइकेंस एक तरह की फंजाई होती हैं जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं। एक ऑटोट्रोफिक ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरियम जिसे फोटोबायोन्ट्स के नाम से भी जाना जाता है इनके साथ। कुछ केसेस में ये दोनों फोटोबायोन्ट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं। द फंगल पार्टनर यानी कि माइकोबायोन्ट जो कि लाइकेंस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हैं 98% जो केसेस में आ जाती हैं एस्कोमाइसिटीज, बाकी 2% केसेस में आती हैं जाइगोमाइसिटीज। लाइकेंस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है ना वो एक एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म, कम्युनलिज्म और पैरासिटिज्म की। और यहाँ पे एडिशनली मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि म्यूचुअलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है और पैरासिटिज्म क्या है। म्यूचुअलिज्म में दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होता है, मतलब कि लाइकेंस में फंगल पार्टनर और फोटोसिंथेटिक पार्टनर दोनों को बेनिफिट्स मिलते हैं। और अब बात करते हैं कम्युनलिज्म की। कम्युनलिज्म में जो है ना एक पार्टनर को फ़ायदा होता है और जो दूसरा पार्टनर होता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो उसको फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। लाइकेंस में फंगल पार्टनर को बेनिफिट्स मिलते हैं और जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है ना उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना तो उसको कोई फ़ायदा मिलता है और ना ही उसको कोई नुकसान होता है। अब देखते हैं पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म में एक पार्टनर को बेनिफिट होता है लेकिन जो दूसरा पार्टनर होता है ना उसे नुकसान होता है। लाइकेंस में जो फंगल पार्टनर होता है ना उसको बेनिफिट मिलता है और जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है ना उसे नुकसान होता है। ठीक है, वो जो लाइकेंस होती है ना वो कुछ केमिकल्स सीक्रेट करती हैं जो कि सबस्ट्रेटम को ब्रेक डाउन करने में मदद करती हैं। ये केमिकल्स लाइकेंस को अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्पीशीज़ की जो कि एस्कोमाइसिटीज़ में आती हैं। तो देखते हैं क्लेविसिप्स पर्प्यूरा। क्लेविसिप्स पर्प्यूरा जो फंगस है वो काज करता है एरगोट ऑफ राई डिजीज़। और क्लेविसिप्स माइक्रोस्पेरिला जो डिजीज़ कॉज करता है बाजरा के अंदर वो है एरगोट ऑफ बाजरा, इन विच ईयर्स आर फिल्ड विथ स्क्लेरोटिया ऑफ द फंगस। स्क्लेरोटिया जो है ना, स्क्लेरोटिया इज़ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फंगस। मैंने आपको पढ़ाया भी था, फंगस का रिप्रोडक्शन आप देख सकते हैं। तो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं ना वो भरे रहते हैं बाजरा के जो लीफ प्लेट्स हैं ना उसमें। ये देखो ना आप इस पिक्चर में साफ आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द एरगोट डिजीज़। तो एरगोट डिजीज़ जो होती है ना वो क्लेविसिप्स पर्प्यूरा की वजह से होती है।
तो अगर क्लेविसिप्स फंगस जो है ना किसी सीरियल को खाता है तो अर्गोटिज्म होता है। और अर्गोटिज्म क्या है? अर्गोटिज्म एक टाइप का एल्कलॉइड्स है जो कि तो जनरली आप नॉर्मली कोई प्रेग्नेंट वुमेन इसको खा ले ना तो उसका अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक एल्कलॉइड्स होता है जो कि पूरे पार्ट को डैमेज कर देता है और वो फंगस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगर इन्फेक्टेड सीरियल को अननोइंगली अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन खा लेती है तो उससे अबॉर्शन हो जाता है। इससे पता है आप लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी फीटस को अबॉर्ट करना होता है ना तब हम इसको देते हैं। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी फंगस को हम एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन और इस फंगस का इस्तेमाल हम एल्कलॉइड निकालने का काम करते हैं ताकि किसी का बच्चा अगर गड़बड़ हो गया है तो उसको निकालने में ये दवाई हम देते हैं उसको। नेक्स्ट जो स्पीशी हमने पढ़नी है वो है न्यूरोस्पोरा क्रासा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी आप ब्रेड को जो है ना वो रखी हुई है उसके अंदर आप देखेंगे तो पिंक कलर के डॉट्स या पिंक कलर के स्पोर्स उसके अंदर जो है ना फॉर्म होते हैं। पिंक कलर के स्पोर्स होते हैं या जो डॉट्स ब्रेड्स के ऊपर बनते हैं उसको हम कहते हैं न्यूरोस्पोरा का इन्फेक्शन, जो कि न्यूरोस्पोरा क्रासा कॉज करता है। इट इज कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ plant kingdom. So who is the Cinderella of the genetics? It is a Drosophila. Cinderella of genetics is a Drosophila. But who is the Drosophila of the plant kingdom? It is the Neurospora crassa. ठीक है, तो ये बहुत आप बायोकेमिकल स्टडी और जेनेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्पीशी है पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको सही से क्लियर हो जाए। पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ठीक है, या मैं यहाँ पे सीधी बात करूँ एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन। देखिए क्या होता है कि अभी आपने पढ़ा था क्लेविसिप्स पर्पुरा के बारे में। क्लेविसिप्स पर्पुरा में आपने पढ़ा कि वो एक फंगस है जो कि एल्कलॉइड्स प्रोड्यूस करता है, जो कि किसी भी चीज़ को का काम करता है। नॉर्मली अगर प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्टेड बाजरा का खा ले तो उससे उसका जो बच्चा है ना वो अबॉर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर कोई भी फंगस किसी चीज़ को इन्फेक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस ज़रूर कर रहा है। ऐसे ही पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, पेनिसिलियम नोटेटम, ऐसे ही कुछ फंगस होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करते हैं। ये जो सब्सटेंस जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम कर रहे हैं ना, इन्हें ही हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। में बात ध्यान से सुनना। फंगस एक ऐसा किंगडम है कि कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को मारने में काम आता है। आई बात समझ में? तो लोगों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम इस सब्सटेंस को निकाल लें, इसको प्यूरिफाई कर लें और फिर आप ह्यूमन बीइंग को देंगे। जब उसको आप ह्यूमन बीइंग को देंगे तो बॉडी क्या करेगी? तो बॉडी इसके खिलाफ फ़ौरन बनाएगी एंटीबॉडीज़, फिर वो जाके बैक्टीरिया को किल कर देगा। ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये जो सब्सटेंसेस आप प्यूरिफाई कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो पेनिसिलियम इज़ द बेस्ट फंगस जो कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इवन हर तरह के एंटीबायोटिक्स पेनिसिलियम या फंगस ही प्रोड्यूस करते हैं। सो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम को केमिकल प्रोडक्शन में पेनिसिलियम एंटीबायोटिक के लिए यूज़ किया जाता है। और जो पहला पेनिसिलियम केमिकल एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम नोटेटम से डिस्कवर किया गया था। पेनिसिलियम फंगस को चीज़ की रिपनिंग में भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि पेनिसिलियम रिकीफोर्टी और पेनिसिलियम कॉम्मेम्बर्टी। ये फंजाई चीज़ को एक यूनिक फ्लेवर और टेक्सचर देने में मदद करती है। तो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम को चीज़ प्रोडक्शन और एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको समझ आया व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक इज़ द एंटीबैक्टीरियल एजेंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस। लुक एट दिस इज़ द पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जो कि जनरली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट स्पीशी जो कि है एस्परजिलस। एस्परजिलस का भी इस्तेमाल हम लोग एंटीबायोटिक्स में करते हैं। ठीक है, इसको हम कॉमनली जो है ना स्मोकी मोल्ड्स कहते हैं, और अगर एस्परजिलस आपकी लैब में घुस जाए तो ये सब कुछ ख़राब कर देता है।
इवन जब हम लैब में काम करते हैं ना, तो अगर हमें कोई कल्चर मीडिया बनाना है ना, तो उसके अंदर हमें एंटी फंगल एजेंट ज़रूर डालना पड़ेगा। ना डालो तो ये जो है ना ग्रो कर जाता है एस्परजिलस। ठीक है, तो इसे हम ग्रीन स्मोकी मोल्ड्स कहते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, ये पूरे लेबोरेटरी कल्चर को ख़राब कर सकते हैं। इट इज़ द वीट ऑफ लेबोरेटरी। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ लेबोरेटरी कल्चर को ख़राब करेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये किसी भी चीज़ को ख़राब कर सकते हैं, जैसा कि फूड स्टफ, ब्रेड और बटर। Aspergillus is highly poisonous due to the presence of aflatoxins। ठीक है, तो एफ्लाटॉक्सिन्स जनरली कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? ये प्रोड्यूस हुआ था मूंगफली की फील्ड से। ठीक है, आई बात समझ में? तो मूंगफली की फील्ड से मिला था एस्परजिलस फ्लेविपस। और एस्परजिलस फ्लेविपस का जो इन्फेक्शन है ना मूंगफली की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये एक टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है एफ्लाटॉक्सिन। नाउ नेक्स्ट स्पीशीज़ है एस्परजिलस ओराइजी। तो ये एक डायस्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमेशा एस्परजिलस को बुरा मत मानो, ये गलाने और सड़ाने के साथ साथ एक एंजाइम भी प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है डायस्टेज एंजाइम। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट की। इट इज़ द लास्ट एग्जाम्पल। ईस्ट जो होता है ना, वो किसी भी चीज़ को फ्रेगमेंट करने का काम करता है। ईस्ट का इस्तेमाल हम ब्रेइंग इंडस्ट्री में, बेकरी इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ को फ्रेगमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसकी बेस्ट स्पीशी है सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। ठीक है, तो अगर हम बियर बना रहे हैं तो बियर इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। उसमें ईस्ट डाल दीजिएगा और वो सिंपल में टूट जाएगा, फिर आपकी बियर बन जाएगी, वाइन बन जाएगी। ठीक है, सो अंडर देन एनारोबिक कंडीशन शुगरी सोल्यूशन इनोकुलेट विथ यीस्ट आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहलिक बेवरेजेस, जैसा कि बियर, वाइन, साइडर या टोडी। दीज आर द बेवरेजेस जिनमें हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो सैक्रोमाइसिस एलोप्साइडिस और सैक्रोमाइसिस सर्विसाई जो है ना, दीज आर द स्पीशीज ऑफ यीस्ट। So this is all about the Ascomycetes and the species of Ascomycetes। So next क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास Deuteromycetes को। So see you in the next class। और अगर इस लेक्चर के हवाले से आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।